हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग सीख रहे थे मैग्नेटिज़्म में कि कोई भी करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगेगा, या कोई करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना उस पर टॉर्क एक्ट करेगा। उसी में एक टर्म हम लोग यूज किए थे जिसका नाम दिए थे मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक ना, मैग्नेटिक मोमेंट। याद कीजिए, आपको सिखाए थे कि कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, मान लो जैसे सर्कुलर लूप, इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा, और सपोज कीजिए इसका रेडियस जो है वो ए। पूछा जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस लूप का। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सर्कुलर लूप। ठीक, थोड़ा समझिएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एन आई इंटू ए। एन का मतलब हो गया कितना नंबर ऑफ टर्न है, कितना बार वायर को लपेटा गया। तो सिंगल लूप है तो एन तो 1 हो गया, करंट आई हो गया, और एरिया हो गया पाई ए स्क्वायर, यानी आई इंटू पाई ए स्क्वायर। यही हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो याद रखेंगे जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का होता है। तो करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड होगा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन, यानी बोलेंगे दैट इज म्यू इज डायरेक्टेड along आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में म्यू का वैल्यू होगा। ठीक, आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे आपसे कहा गया कि एक रिंग है, इस पर हम लोग क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक ना, इस रिंग का मान लो रेडियस दिया हुआ है आर। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये रिंग जो है इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना। ठीक ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना। इस रिंग का मास दिया हुआ है m। ठीक ना, m मास से पूछा जा रहा है कि बतलाओ मैग्नेटिक मोमेंट इस रिंग का क्या होगा। तो आपको मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो नंबर ऑफ टर्न आई इंटू एरिया। ये तो एन तो 1 है, यानी सीधे आई इंटू एरिया बोलो। तो एरिया तो इसका मालूम है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आई क्या बोले, करंट क्या बोले। तो देखो ध्यान से, रिंग ऐसे रोटेट कर रहा। रिंग को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो देखो टाइम जो होता है वो होता है थीटा बाई ओमेगा। ठीक ना, जैसे हम लोग लीनियर मोशन में टाइम पढ़ते हैं एस बाई वी, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में टाइम क्या होता है? थीटा बाई ओमेगा। तो सोचो एक चक्कर लगाएगा तो एंगल कितना कवर किया? 2 पाई, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम लोग टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने का टाइम। तो सोचो, मान लो तुम यहीं पर बैठे हुए हो
और क्या देखे कि पूरा एक चक्कर लगाया इतने टाइम में, तो एक चक्कर लगाया होगा तो पूरा चार्ज जो है यानी Q चार्ज जो है यहाँ से पास कर गया होगा ना पूरे एक चक्कर में, क्योंकि टोटल चार्ज Q है तो पूरे एक चक्कर लगाने में टोटल चार्ज क्रॉस तो कर गया होगा यहाँ से। तो करंट निकालेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो Q/T और T का जो वैल्यू है 2π/ω, तो बोलो करंट कितना हो गया, Q⍵/2π। करंट तो निकल गया। पूछा जरा मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो I इंटू एरिया, एरिया कितना πr², I क्या है जी Q⍵/2π πr², पाई कैंसिल, Q⍵r²/2। अब देखो आंसर तो खैर आ गया। कोई भी रिंग रोटेट करे तो देखो क्या क्या बात याद रखना, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, सिंगल चार्ज पार्टिकल भी सर्कल में अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करे तो कितना करंट का फ्लो कराएगा, Q⍵/2π। रिंग पे चार्ज हो या डिस्क पे चार्ज हो और ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा, करंट पूछे तो बस यही लिखेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, I इंटू एरिया, एरिया πr²। अब देखना तो हाफ Q⍵, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ Q/m, देखो ये अलग से काम करें, आंसर तो यही हो गया, यही हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रिंग। मतलब इस रिंग के केस में एक्चुअल में करंट कैरिंग लूप होता उसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। देखना तो Q/m, m इंटू r², जब रोटेशन चैप्टर पढ़े होंगे तो इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो I इंटू ओमेगा, और I इंटू ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, हाफ QL/m, L जहाँ की देखो L है I इंटू ओमेगा, इसको नाम दिया जाता है एंगुलर मोमेंटम, और mr² यहाँ जो है ना इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग बोल रहे हैं, ठीक। देखो ये बात जो सीखा है, इस रिजल्ट को अगर याद रखेंगे तो फायदा क्या है कि अगर क्वेश्चन में कहे ना कि रिंग नहीं है, डिस्क रोटेट कर रहा है, स्फीयर रोटेट कर रहा है, तो ये फॉर्मूला सब जगह वैलिड होता है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो ऑल केस में वैलिड होता है। बस I का जो वैल्यू है रिंग के लिए mr² होता है तो डिस्क के लिए mr²/2 हो जाता है, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² हो जाता है, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr² हो जाता है। तो खैर बाकी केसेज को आगे देखते हैं, पहले आप इसको लिख लें। देखें जैसे कहा गया क्वेश्चन में कि एक डिस्क है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, डिस्क है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और ये डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा, और कह दिया है क्वेश्चन में कि इस पर टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है। ये बतलाओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो।
मान लो रेडियस इसका दिया हुआ है कैपिटल आर। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस डिस्क। ठीक ना, क्वेश्चन को बहुत डिटेल में लिखे नहीं, समझा दिया। डिस्क पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इसका रेडियस दिया हुआ है आर। तो पूछा जा रहा है कि बतलाओ क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट। देखो जी, अब अगर हम लोग मेथड से इसको बनाएं तो सोचो, ये जो डिस्क है ये बहुत सा रिंग से मिलकर के बना हुआ नहीं। ये डिस्क को ऐसे अगर काटते जाएं तो बहुत सा रिंग मिलेगा कि नहीं। तो डिस्क जो है वो बहुत से रिंग से मिलकर के बना हुआ है। एक रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, उसी को इंटीग्रेट करें। एक मेथड है ये। और दूसरा एक ट्रिक है कि आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करें और बना से। तो ऐसा करते हैं, पहले हम आपको जो प्रॉपर मेथड है उससे बतला रहे हैं, फिर इस ट्रिक से भी बताएंगे और आगे से फिर ये ट्रिक ही आप यूज करने लगेंगे। अब देखिए, इसको मेथड से अगर बनाएं तो देखो भाई, यहाँ पे फिर एक फिगर बना लेते हैं। चलो जी, डिस्क है, देखें ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। समझना, ये डिस्क बहुत सा काटेंगे तो पतला पतला रिंग से मिलकर के बना हुआ। मान लो कि एक रिंग जो है जिसका रेडियस आर है और इसका थिकनेस जो है वो डी आर है। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग पहले रिंग के लिए मैग्नेटिक मोमेंट को निकालेंगे। अब बहुत सा रिंग से मिलकर बना हुआ है तो एक रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिए, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे डिस्क का निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो है आप ये पता करें कि ये जो रिंग है इस पर चार्ज कितना, इस रिंग पर चार्ज कितना। तो बोलेंगे पूरे डिस्क पे जो है चार्ज Q है। तो इस रिंग का ये वाला पोर्शन, जो ये एलिमेंट का एरिया क्या होगा। तो सोचो, जो रिंग है उसको काट करके इस तरह से एक्सपेंड कर दे। थोड़ा समझना बात। ये जो रिंग वाला पोर्शन है इसको ब्लेड से समझो काट लिए और ऐसे एक्सपेंड कर दिए। तो बोलो तो इसका पूरा लेंथ कितना है? तो इसका पूरा लेंथ है 2 पाई आर और इसका विड्थ कितना है? तो डी आर, चौड़ाई डी आर। तो एरिया ऑफ द एलिमेंट का एरिया अगर हम लोग देखें तो बोलेंगे 2 पाई आर इंटू डी आर। ये तो इस पोर्शन का एरिया निकला, ये वाला पोर्शन का। और हमको पता करना है इस रिंग पर चार्ज कितना है, जो एलिमेंट लिए उस पर चार्ज कितना है। तो देखो कैसे निकालेंगे कि पूरा जो एरिया है वो कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया कंटेन्स क्यू चार्ज। तो ये बतलाओ 2 पाई आर डी आर एरिया कितना चार्ज को कंटेन करेगा? तो Q बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। देख लो जी, पाई पाई कैंसिल, 2Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, ये निकल गया चार्ज।
ये किसका चार्ज निकला? तो इस एलिमेंट का चार्ज निकला, इस रिंग का चार्ज निकला। और अब जो है मैग्नेटिक मोमेंट इस रिंग का क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रिंग, चलो रिंग मतलब एलिमेंट है, इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल तो म्यू होता है, डी म्यू लिखे एलिमेंट के वजह से कि मतलब एक छोटा पार्ट का बात कर रहे। तो जानते हो ना मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू एरिया, तो आई इंटू इस रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर। और आई क्या लिखते हैं? तो अभी कुछ देर पहले बतलाए थे, अगर क्यू चार्ज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे तो आई होता है क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। तो आई हो गया, देखो क्यू के जगह यहाँ डी क्यू है, अभी पिछला क्वेश्चन में करंट निकाले थे ना, डी क्यू ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो जी ये आ गया रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन मुझे तो डिस्क का निकालना है, तो बोलेंगे इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डिस्क, तो देखो तो डिस्क के लिए क्या करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें जो है डी क्यू का तो पहले वैल्यू रखना पड़ेगा। एक काम करो, इंटीग्रेट करेंगे, पहले डी क्यू का वैल्यू रख लिया जाए। देखो तो डी क्यू कितना आया है, तो 2q बाई आर स्क्वायर आर डी आर इंटू ओमेगा, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। देख लो जी 2 कैंसिल हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, क्यू ओमेगा बाई आर स्क्वायर आर क्यू डी आर। देखो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आया इस रिंग का आया। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट का अगर बात करें तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे, क्यू ओमेगा बाई आर स्क्वायर आर क्यू डी आर। तो क्यू ओमेगा बाई आर स्क्वायर, अब थोड़ा सोच लो, ये स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ द रिंग है, तो रिंग का रेडियस कम से कम तो 0 होगा, छोटा से छोटा रिंग। अब बड़ा से बड़ा कैपिटल आर होगा, यानी 0 टू कैपिटल आर। सोचो इसका इंटीग्रेशन r टू द पावर 4/4 0 से r, तो 1/4 क्यू ओमेगा बाई आर स्क्वायर r टू द पावर 4 माइनस 0। मैग्नेटिक मोमेंट 1/4 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। देखो जी यही आ गया आंसर, 1/4 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। चाहो तो इसको देखो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और ये रिजल्ट आएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, देखो दोबारा से यही रिजल्ट आ जाए, हालांकि आंसर हो गया, काम खत्म हो गया। देखना कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं, हाफ क्यू एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई एम। देख लो तो वही बात लिखा हुआ है कि नहीं, 2 इंटू 2 4, एम गायब हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर ओमेगा, वही बात लिखा हुआ, देख लेना। तो हाफ क्यू बाई एम आर स्क्वायर बाई 2 को मोमेंट ऑफ इनर्सिया बोलते है ना, मोमेंट ऑफ इनर्सिया बोलते हैं। आई इंटू ओमेगा, और आई इंटू ओमेगा को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। यानी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, हाफ क्यू बाई एम, आई ओमेगा को लिख दिए एल। देखो तो वही फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला वही आया कि नहीं। यानी कि अगर हम यही फॉर्मूला यूज किए होते तो यही ना रिजल्ट आता। समझना बात को, ये हम एक्सटेंड किए हैं, आगे बढ़ाए हैं।
आंसर यहीं पर है, क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को में वैल्यू एल के जगह आई ओमेगा लिखते, आई को mr²/2 लिखते तो इस रिजल्ट तक पहुँच जाते कि नहीं? तो ठीक है, तो लिख लें, हम इस मेथड से भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। चलिए अब इसी में आगे देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक ना, अल्टरनेट मेथड। डिस्क रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया। क्या फॉर्मूला है? हाफ Q/m इंटू एल। एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा। तो हाफ Q/m, I तो हो गया mr²/2 क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 इंटू ओमेगा। देख लो तो कितना आ गया, mm गायब। देख लो तो यही आंसर आया कि नहीं, है ना? यानी कि हमसे अगर केवल मैग्नेटिक मोमेंट पूछे ना और कोई भी शेप, ये तो डिस्क था, अगर मान लो क्वेश्चन में कह दिया गया एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इस पर टोटल चार्ज जो है वो Q है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। पूछा जा रहा आपसे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक ना? फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस सॉलिड स्फीयर। देखो अब जो है ना, इसको भी बनाने का तरीका है। काटेंगे तो बहुत सारा डिस्क से मिलकर बना हुआ एक डिस्क का निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, अब उतना काम नहीं करेंगे। सीधे हम लोग ऐसे बोलेंगे हाफ Q/m इंटू एल, है ना? हाफ Q/m, एल होता है I इंटू ओमेगा। अब I का जो वैल्यू है, I का जो वैल्यू है सॉलिड स्फीयर के लिए I होता है 2/5 mr² इंटू ओमेगा। 2 कैंसिल, 1/5 Q/, एक मिनट देख लो तो क्या आ गया, 2 कैंसिल, 1/5 Q ओमेगा r²। बस यही तो आंसर। यानी देखें ना, आप रिंग का निकालें तो उसमें क्या आया, हाफ Q/m इंटू एल, और एल को I ओमेगा लिखते, I के जगह क्या लिखते थे, mr²। mm कैंसिल, यानी उसमें आया था हाफ Q mr² ओमेगा, सॉरी m तो गायब ही हो गया, हाफ Q ओमेगा r² उसमें आया था। जब डिस्क का निकाले तो 1/4 Q ओमेगा r² आया। सॉलिड स्फीयर का निकाले 1/5 Q ओमेगा। देखो Q ओमेगा r² सब में आ रहा, फर्क हो गया कि रिंग का निकाले थे तो हाफ आगे आया था, डिस्क का निकाले थे 1/4। मेथड तो आप समझ चुके हैं। तो अब जो है ना, आपको इसमें याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यू को, क्योंकि केवल I ही ना बदल रहा है। डिस्क के केस में mr²/2, सॉलिड स्फीयर के केस में 2/5 mr², रिंग के केस में mr², यही हॉलो स्फीयर होता तो 2/3 mr²। तो चलिए इसको भी लिख लें। अब आइए एक क्वेश्चन हम लोग टॉर्क से रिलेटेड देखते हैं। पिछले क्लास में लास्ट में हम लोग टॉर्क से रिलेटेड जो है फॉर्मूला डेराइव किए थे। याद कीजिए, टॉर्क का फॉर्मूला आया था IA×B, या नंबर ऑफ टर्न अगर n हो तो NIA×B। ठीक है, पहले आइए क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन में कह रहा है सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट I हैज़ वायर ऑफ टोटल लेंथ L। ठीक ना, सर्कुलर लूप है
और इस सर्कुलर लूप का जो टोटल लेंथ दिया हुआ है वो L दिया हुआ। तो ठीक है, टोटल लेंथ L दिया है तो रेडियस क्या होगा, तो इतना तो आप समझ रहे हैं, 2 पाई r इज इक्वल टू L, तो r हो गया L डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक, कह रहा इस लूप में I करंट का फ्लो हो रहा है, तो ठीक है I करंट का फ्लो हो रहा है। अब देखें क्वेश्चन में आगे कह रहा मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखो ए सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट I हैज वायर ऑफ टोटल लेंथ L, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप। इसका जो प्लेन है उसके पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा आपसे, ठीक ना। पैरेलल करने का मतलब केवल यही नहीं है, ऐसे भी हो सकता, मैंने प्लेन के पैरेलल है, प्लेन ही में पूछा जा रहा। मतलब इस सर्कुलर लूप पर कितना टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है I A क्रॉस B, सिंगल टर्न है, होता तो N I A क्रॉस B है, लेकिन N के जगह 1 लिख दिए। तो एरिया वेक्टर किधर देखो तो एरिया वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना, तो एरिया वेक्टर इधर, अब B इधर, बीच का एंगल कितना 90, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, बीच का एंगल 90, तो टॉर्क कितना होगा IAB साइन 90। तो एरिया जो है लिखेंगे पाई R स्क्वायर इंटू बी, साइन 90 क्या हो गया 1, यही टॉर्क का वैल्यू। लेकिन आप कहिएगा रेडियस का वैल्यू भी तो पुट करना होगा, तो बिल्कुल I पाई रेडियस के जगह L बाई 2 पाई होल स्क्वायर इंटू बी। देखो तो ये कितना आ गया टॉर्क, टॉर्क आ गया I B L स्क्वायर 4 पाई। देख लो 1 पाई कैंसिल हो गया, यही आ गया टॉर्क का फॉर्म। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इस सर्कुलर लूप को स्क्वायर लूप में बदल दो, ठीक ना, इसको स्क्वायर लूप में बदल दो। तो 4 इंटू ए हुआ क्या, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 इंटू ए L हो गया, ए कितना हो गया L बाई 4। इसमें I करंट का फ्लो हो रहा। पूछा गया आपसे कि बतलाओ इस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो बोलेंगे भाई देखो टॉर्क होता है IA क्रॉस B, फिर वही बात है, और मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन के अनुसार इसी के प्लेन में है, पैरेलल है प्लेन के, तो एरिया वेक्टर तो बाहर और B इधर, बीच का एंगल 90, IAB साइन 90। एरिया कितना हो गया जी, तो A स्क्वायर B साइन 91 हो गया। A के जगह क्या लिखेंगे L बाई 4 होल स्क्वायर इंटू B। बोलो टॉर्क कितना, तो कितना आ गया 1/16, या कहो IBL स्क्वायर बाई 16। देखो तो किस केस में टॉर्क ज्यादा हुआ, ये वाला टॉर्क ज्यादा है कि ये टॉर्क ज्यादा, तो जाहिर है सेकेंड केस में जो टॉर्क आया है, ये तो नीचे 16 है, इसमें 4 पाई है ना, अगर इसको हम लोग देखो, ये तो 12 पॉइंट समथिंग होगा, या मैंने कुछ भी होगा, 16 से तो ये कम है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि टॉर्क जो आया
फर्स्ट केस में सर्कुलर लूप में वो ग्रेटर देन है इसके कंपैरिजन में, नहीं तो देखो जी थोड़ा समझना बात को। ये तार लपेटा हुआ, इसी को ढेर बार लपेट देते हैं ना तो वही कॉइल होता है। ये सब कंसेप्ट कहाँ पे यूज होता है? जैसे फैन वगैरह रोटेट करता है ना, तो वैसे ही इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे और कॉइल में जैसे ही करंट पास कराओगे कॉइल रोटेट करेगा और उसी से ब्लेड वगैरह लगा दिया जाता है तो फैन बन गया। यानी फैन में इनडायरेक्ट वही कंसेप्ट है ना, फैन के अंदर में कॉइल रहता है जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ रहता है और कॉइल में जब करंट पास कराया जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है और वही टॉर्क उसको रोटेट कराता है। जैसे अगर तुमसे कोई ये पूछे कि ये बतलाव, ये जो सर्कुलर लूप है आखिर रोटेट कैसे करेगा, रोटेट कैसे करेगा ये बतलाव, क्या ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, टॉर्क लग रहा है तो रोटेट तो करेगा, तो कैसे रोटेट करेगा ये बतलाव। तो देखो इसका सिंपल एक ट्रिक है, पिछले दिन भी बतलाए थे। करंट एंटी क्लॉकवाइज तो एरिया वेक्टर बाहर, तो एरिया वेक्टर हो गया बाहर, इधर है मैग्नेटिक फील्ड तो टॉर्क होता है ए क्रॉस बी। तो ऐसे सोचना ए क्रॉस बी, यानी देखो ट्रिक क्या है, मान लो यही सर्कुलर लूप है, एरिया वेक्टर इधर बी इधर, तो ये देखो ए क्रॉस बी, यानी इसको ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, यानी ऐसा कॉइल अगर रख दोगे मैग्नेटिक फील्ड इधर सेट करके तो ऐसे रोटेट कर लेना, ठीक ना। और जितने ज़्यादा करंट पास करेगा, जितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा या जितने बार तार ज़्यादा लपेटा हुआ रहेगा, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई करते ना तो उतना ही ज़्यादा टॉर्क लगता, तो उतना ही जो है वो तेज़ी से उस पर उतना ही ज़्यादा टॉर्क लगता है कि नहीं। तो जाहिर है कोई चीज़ को रोटेट कराने का कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड में रख दो करंट कैरिंग लूप को और मैग्नेटिक फील्ड सेट करो, है ना। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 होगा तो सबसे ज़्यादा टॉर्क लगता है। तो तुमसे कोई कहे कि अच्छा दोनों वायर का लेंथ तो एल ही है, इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, तो मुझे कैसा कॉइल बनाना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि टॉर्क ज़्यादा से ज़्यादा लगे तो सर्कुलर कॉइल बनाना चाहिए कि स्क्वायर बनाना चाहिए? तो क्या बोलेंगे? सर्कुलर बनाना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर कॉइल जब बनेगा तो उतना ही लेंथ में टॉर्क तो ज़्यादा ना आ गया, इसका वैल्यू ज़्यादा है ना है उससे। क्लियर है बात? तो चलिए इसको भी आप पहले नोट कर लें। ये टॉर्क से रिलेटेड जो है एक बढ़िया क्वेश्चन है, वो इसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे एप्लीकेशन करेंगे कि करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी जो हम लोग पढ़े थे, और लास्ट में एप्लीकेशन करेंगे जो स्टार्ट में बिल्कुल पढ़े थे कि क्यू चार्ज को भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो उस पर जो फोर्स लगता है या उसका मोशन जो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो सर्कुलर पाथ, या कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो हेलिकल पाथ, ठीक ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट में जो हम थियरी पढ़ा है ना, जो टॉर्क वाला या मैग्नेटिक मोमेंट वाला, उसका एप्लीकेशन पहले करा दिए। यानी समझ लो कि हम लोग थियरी जैसे पढ़े थे, स्टार्ट में क्या पढ़े थे कि क्यू चार्ज को भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो फोर्स क्या लगेगा, फिर हम लोग पढ़े थे कि चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, फिर पढ़े थे कि करंट कैरिंग वायर पर फोर्स क्या, और लास्ट में पढ़े थे टॉर्क क्या। तो हम लोग टॉर्क का एप्लीकेशन कर लिए, अब आगे जो है हम लोग फोर्स का एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन पहले ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, सीख लें। कह रहा है ए स्क्वायर कॉइल ऑफ एज एल, ठीक ना, साइड लेंथ एल कहो, एक स्क्वायर कॉइल है, चलो बना लिए स्क्वायर कॉइल, इसका साइड लेंथ जो है वो एल है। इसमें n टर्न्स, तो चलो n टर्न्स, साइड लेंथ l है और n टर्न्स है इसमें,
मतलब बहुत बार तार को इसमें लपेट दिया गया है। चलो बना दिया, समझ लो एन टर्न्स। कह रहा है इसको हम लोग हॉरिजेंटल प्लेट पर रखे हुए, ठीक, थोड़ा समझना, बोर्ड तो वर्टिकल रहता है, माइंड में समझो इसको ज़मीन पे रखे हुए ऐसे, ये स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेट है, इसी पर इसको रखे हुए, ठीक। आगे क्या कह रहा, a uniform magnetic field B exists in a direction parallel to an edge। कह रहा है इसका जो साइड है ना उसके पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैग्नेटिक फील्ड समझ लो ऐसे, इसके एज के पैरेलल में कोई एक एज, मान लो यही एज है, इसके पैरेलल में, चाहोगे तो ऐसे भी बोल सकते, ठीक है। इसमें दे दिया है करंट आई, चलो करंट आई, अब थोड़ा समझना इसको। अब तुम्हारा मर्जी है, कहोगे कि हर बार आप एंटी क्लॉकवाइज करंट काहे ले लेते हैं, चलो भाई क्लॉक ही वाइज ले लेते हैं, ठीक ना। करंट हम लोग क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक। देखे ध्यान से, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, कह रहा है द टोटल मास ऑफ द कॉइल इज एम, तो चलो टोटल मास एम। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर विच द कॉइल विल स्टार्ट टिपिंग ओवर। अब ये तो समझ ही में नहीं आया, कह क्या रहा, देखो जी, कह रहा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जिससे कि ये टिप करना शुरू करे। तो देखो टिप करना मतलब क्या होता है, जैसे अगर ऐसे भी हो गया तो टिप करना, ऐसे भी हो गया, मतलब कि एक जगह वो ज़मीन के कांटेक्ट में रहे और बाकी जगह कांटेक्ट को लूज कर दे। कोई भी इधर अगर कांटेक्ट में रहे और ऐसे लूज कर दे तो इसको हम लोग टिप करना कहते हैं। तो ध्यान से देखो, जैसे ज़मीन पे रखा हुआ है तो सोचो ये रोटेट, अगर मान लो ऐसे रोटेट करने लगा और बस ऐसे जो है ना, मान लो ऐसे रोटेट करा, जस्ट कांटेक्ट लूज कर दिया, तो इसको टिप करना बोलते हैं। जैसे घर में बहुत बार देखते हैं ना, जैसे अलमीरा वगैरह है और आप उसको ढकेलते हैं, तो ढकेलते हैं तो ये कॉर्नर पर फिक्स हो गया और ऐसे रोटेट कर, तो इसको हम लोग टिप करना बोलते हैं कि ये कॉर्नर के अबाउट में टिप करने लगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखें, एरिया वेक्टर किधर, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, तो ये रोटेट तो ऐसे करना चाहेगा। अच्छा एरिया वेक्टर इनवर्ड काहे लिए जी, तो करंट क्लॉकवाइज, एरिया वेक्टर इनवर्ड, देखना एरिया वेक्टर इनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ए क्रॉस बी, मतलब ये कॉइल ऐसे रोटेट करना चाहिए, ठीक। तो सोचो एक मिनट के लिए, जैसे अगर यही कॉइल है और ये ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि इसका ये वाला जो एंड होगा वो ज़मीन के कांटेक्ट में रहेगा, अब बाकी जो है वो ज़मीन के कांटेक्ट को लूज करेगा। ऐसे रोटेट करे तभी ना बोलेंगे कि टिप कर रहा है, अपने एक एज के अबाउट टिप कर रहा है, ये फिक्स एज है और ऐसे टिप कर रहा है, ठीक। देखो इसको हम लोग और भी कैसे सोच सकते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि इस साइड पर, इस एज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो देखो मेथड सिखाए थे, मैग्नेटिक फील्ड इधर तो इधर, और करंट इधर तो चारों उंगली इधर, फोर्स किधर, इनवर्ड। इस पर तो फोर्स लगेगा ही नहीं क्योंकि आई और बी सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों पे तो फोर्स लगेगा नहीं, तो इस पर फोर्स किधर, इनवर्ड। इस पर फोर्स किधर, तो देखो आई नीचे है, अब बी इधर, तो सीखा ना, बी इधर और आई नीचे, देखो थंब फोर्स के डायरेक्शन को, यानी फोर्स इधर, मतलब इस पर फोर्स इनवर्ड और इस पर फोर्स आउटवर्ड, तो ऐसे रोटेट करना चाहेगा। यानी कि
जमीन पे रखा हुआ इस पर फोर्स इनवर्ड और इस पर आउटवर्ड, तो बोलो तो यही नहीं इसको ऐसे रोटेट कराना चाहेगा। इस पर जो फोर्स लगेगा ये तो फिक्स ही है, ज़मीन तोड़ के नीचे तो जाएगा नहीं। ऐसे समझो, ज़मीन तोड़ के नीचे तो जाना नहीं, अब इस पर फोर्स लग रहा तो ऐसे रोटेट करना। तो सोचो ऐसे जब रोटेट करना चाहेगा तो mg लग रहा है ना, mg क्या चाहेगा, mg चाहेगा कि नहीं वापस आ जाओ। यानी कि मैग्नेटिक जो टॉर्क है या टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या चाह रहा कि भाई रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाओ, है ना, ऐसे रोटेट करो। mg क्या चाह रहा, नहीं वापस आ जाओ। तो ये क्या किया, मान लो ऐसे जस्ट कांटेक्ट में था और इस तरह से होके रुक गया, बस इसी को टीप करना कहते हैं। मतलब कि ये एक एज कांटेक्ट में है और बाकी एज जो है ना वो कांटेक्ट को छोड़ दिया, तो बोलेंगे टीप कर रहा है। तो बोलेंगे कि ये तभी पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है जो इसको इधर लाना चाह रहा है और mg का टॉर्क जो अब वापस रोटेट कराना चाह रहा है, दोनों इक्वल हो। यानी बोलेंगे क्या कि टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड should be equal to torque due to mg, माने इसका जो वेट। तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क तो आप जानते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं NIA क्रॉस B। वैसे आप चाहें तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। इस पर फोर्स कितना लगा देख लिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, और मेथड डायरेक्ट फार्मूला से लिखें NIA क्रॉस B और इसको मॉड दे देते हैं कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क लगा NIA क्रॉस B। ठीक, अब चलो mg का टॉर्क देखें। तो सोचो mg का टॉर्क, तो देखो mg यहाँ सेंटर पे नीचे लग रहा है, यही ना हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। mg ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2। थोड़ा समझना, पूरा जब साइड L है तो इस किनारे से सेंटर का डिस्टेंस, चूँकि इसी लाइन के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट जो है वह टिप कर रहा है किनारे के अबाउट, तो mg इंटू L/2। इसको अगर हम लोग ब्रेक करें क्रॉस प्रोडक्ट को तो ये भी sin 90 हो गया, है ना, sin 90 हो गया, क्योंकि एरिया वेक्टर अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर, और mg L/2। देख लो जी एरिया कितना लिखें, तो साइड लेंथ L है तो एरिया तो L² हो गया, L² sin 91, mg L/2, एक L कैंसिल हो गया, b का वैल्यू कितना आ गया देख लो, एक L गायब कर दे रहे हैं, तो आ गया हाफ mg डिवाइडेड बाई NIL। बस यही हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिससे कि जस्ट टिप करे। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि जो होमवर्क आप समझ सकते हैं, क्योंकि NCERT बुक में ना कंबाइंड रूप से बायोट सावर्ट लॉ सब पढ़ाया है, तब उसमें डिटेल दिया है। आप अभी जो पढ़ रहे हैं ना, हम बायोट सावर्ट लॉ जानबूझ करके नहीं पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ पढ़ेंगे तो अलग अलग शेप ऑफ वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और याद रखेंगे 12th के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी पोर्शन से आएगा। हम जानबूझ करके पहले वो पोर्शन पढ़ा रहे हैं जिसको जनरली इग्नोर किया हुआ रहता है कि कोई चार्ज पार्टिकल को फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट कैरिंग वायर को रखेंगे फील्ड में तो क्या होगा, लूप को रखेंगे तो क्या होगा। तो लूप वाला तो हम डिस्कस कर दिए, टॉर्क वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, मैग्नेटिक मोमेंट का डिस्कस कर दिए। लेकिन आगे का जो क्लास है उसमें हम ये दोनों एप्लीकेशन बतलाएंगे कि वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें, वायर कर्व शेप का हो, स्ट्रेट वायर हो, अलग अलग केसेज में, तब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाता है। और फाइनली आएंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया जाता है फील्ड में तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैसे बनाया जाता है। तब हम लोगों का ये जो एक
पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो फिनिश हो जाएगा, और तब स्टार्ट करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ, जहाँ से आपके लिए सब चीज़ बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक ना। कारण कि कंसेप्चुअल पोर्शन यही रहता है। तो चूँकि वो एक न्यू पार्ट है कि स्ट्रेट वायर को जब फील्ड में रखेंगे तो उस सब पर क्या इफेक्ट होगा, तो उसको मैं अगले लेक्चर में थोड़ा उसको बड़ा बना दूंगा। इसीलिए इसमें जो है ना, यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, इसको ज़्यादा टाइम का नहीं बना रहे हैं, और अगले लेक्चर में मैं दोनों को कंबाइंड रूप से करंट कैरिंग वायर को रखेंगे या चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे, और वो सब बताने के बाद फिर हम आएंगे बायोट-सावर्ट लॉ पर। ठीक है, तो आज इतना ही। हाँ, आपको एक बात बतला दें, आप होमवर्क अगर ट्राई करना चाहते हैं तो एस.सी. वर्मा के बुक में एक चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, एस.सी. वर्मा के बुक में मैग्नेटिज्म करके कोई चैप्टर नहीं है, वो अलग अलग नाम दे दिया है उसका। तो एक चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहें, बुक मेरे हाथ में है, आप चाहेंगे तो इसमें अभी कौन कौन क्वेश्चन ट्राई कर लें जो टॉर्क वगैरह पर बेस्ड है, तो 53 से लेकर के 61 तक, ठीक ना, जो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर उसमें 34 है, ठीक ना। एससीवी में चैप्टर नंबर 34 में आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक ना। आप 53 से लेकर के 61 तक ऐसे मेजर क्वेश्चन बतलाया हुआ है, इसलिए आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर भी जो भी दिक्कत होगा तो हम लोग तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ही। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।